हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, आज हमारे सामने बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी पेपर आपका थर्ड है, शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन। उसमें एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और अपने आप में ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको पता है कि कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीएड सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। चारों पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, आप उनको देख करके अपना पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, विद्यालय प्रबंधन के कुछ निम्नलिखित सिद्धांत है। क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, एक तो ये करेंगे, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, अच्छे पर्यवेक्षक के गुण और विशेषताएं लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में, यानी कि तीनों क्वेश्चन आज हम तो लोग 2019 के करेंगे, जो कि अपने आप में तीनों बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, विद्यालय प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन का सिद्धांत। देखिए, ये तो बात सही है, चाहे विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट हो या कोई भी कार्य क्षेत्र हो, अगर प्रॉपर तरीके से हमने किसको कौन सा कार्य सौंपना है, किसको क्या दायित्व सौंपना है, वो अगर हम बांट देते हैं तो कार्य में सफलता जल्दी मिल जाती है। लेकिन अगर हम लोग सोचिए कि घर में भी हमारे कार्य का बंटवारा ना हो, कार्य का विभाजन ना हो कि तुम्हारा ये काम है, तुम ये काम करोगे, तो फिर परिवार भी नहीं चल पाता है। ये तो स्कूल प्रबंधन है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में हो आप, वहां पे एक जो कार्य का विभाजन होता है वो बहुत जरूरी होता है। उससे ये पता रहता है कि किसको क्या काम करना है, जिसके ऊपर जिस काम का दायित्व सौंपा गया है उसके ऊपर उसको भी थोड़ा प्रेशर रहता है, दबाव रहता है कि मेरे हिस्से का ये काम है, मुझे करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि कार्य विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आवश्यक क्रियाओं का पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए, यानी कि जो भी चीजें जरूरी वाली हैं उनको पहले ही अनुमान उनका लगा लेना चाहिए। उसके पश्चात वर्गीकरण विभागीकरण होना चाहिए, उसके पश्चात ही हम उसका वर्गीकरण करें। वर्गीकरण का मतलब बंटवारा करें कि किस व्यक्ति को क्या कार्य सौंपना चाहिए। कर्मचारियों में उनकी योग्यता और कुशलता अनुसार कार्य का विभाजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किस कर्मचारी की क्या योग्यता है, कि क्या किन किन चीजों में वह कुशल है, उसी के हिसाब से हम कार्य का बंटवारा करें, जिससे कि कार्य उचित समय पर, भाई जब व्यक्ति का कार्य, जैसे मेरा जो कार्य है मुझे सौंप दिया गया तो मेरे ऊपर एक दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, तो मैं उस काम को अपने एक समय के अंदर ही कर लूंगा। सोचिए कि कार्य का बंटवारा ना हो, जिसके जो मन में है वो करे, तो कोई काम नहीं होगा। वो सोचेगा वो करेगा, वो सोचेगा वो करेगा, इसी चक्कर में काम पड़ा रहेगा और आवश्यक मात्रा में संपादित हो सके। और जब कार्य बंट जाता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा काम होने की संभावना भी रहती है। कार्य विभाजन और वर्गीकरण करने से विद्यालय में सभी कर्मचारियों, शिक्षकों, छात्रों का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम निश्चित हो जाता है। कर्मचारियों का क्या काम है ना, चपरासी का, या फिर जो लोग भी कर्मचारी हैं उनका क्या काम है, टीचर्स का क्या काम है, स्टूडेंट्स का क्या काम है, प्रबंधक का या फिर प्रिंसिपल का क्या काम है। तो सबके काम अपने अलग अलग बटे होते हैं। रोज किसी को बताना नहीं पड़ता कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। अपना विद्यालय आते ही सभी लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। चपरासी को रोज बताना नहीं पड़ता कि तुम घंटी लगाओ, वो आकर के अपने समय से घंटी लगा देता है, समय से छुट्टी कर देता है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको काम का पहले ही बंटवारा कर दिया गया, जिससे कार्य सुगमता और कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। तो यह है कार्य विभाजन का सिद्धांत। इस प्रकार से कार्य को विभाजन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जरूरी नहीं है कि जैसा इसमें लिखा है वैसा ही आप रटें, बात आपके समझ में आ जाए, बात खत्म है। अधिकार और दायित्व का सिद्धांत। अधिकार तथा उत्तरदायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा क्या अधिकार है या हमारा क्या उत्तरदायित्व है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्रत्येक प्रबंधक को भारार्पण करते समय, यानी कि भार अर्पण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने का दायित्व सौंपा जाए तो कार्य के सुव्यवस्थित निष्पादन हेतु आवश्यक अधिकार भी दिए जाने चाहिए। अगर हम किसी को कोई भार अर्पण कर रहे हैं, सौंप रहे हैं, तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि
कार्य के सुव्यवस्थित निष्पादन के लिए उसे आवश्यक अधिकार भी दिए जाने चाहिए। बिना अधिकार के कोई भी विद्यालयी कर्मचारी कुशलतापूर्वक अपने कार्य को निर्वाह सुनिश्चित नहीं कर सकता है, यानी कि उसके जो भी उसका काम है उसको अपना अधिकार होना चाहिए कि मुझे ये अधिकार है, मैं इस काम को कर सकता हूं। नेक्स्ट वन इज अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन जो कि हर एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना अनुशासन के तो सब क्या हो जाएगा, तितर बितर या बर्बाद। विद्यालय में अनुशासन का विशेष महत्व है। कितनी ज्यादा अनुशासन विद्यार्थियों के लिए कितना क्या अनुशासन लगाया जाता है। अनुशासन किसी संगठन का प्रमुख बेस है, आधार है। अनुशासन के बगैर संगठन कोई हो या विद्यालय हो, उसमें शिक्षण अधिगम और शिक्षण सहगामी क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सोचिए अनुशासन ना हो कि इतने 9 बजे स्कूल लगना है, अनुशासन है तभी तो सारे बच्चे जो है 8:45 8:40 पहुंच जाते हैं। और अगर अनुशासन ना हो तो कोई 9 बजे आएगा, कोई 11 बजे आएगा, कोई 12 बजे आएगा, कोई एक पीरियड पढ़ के चला जाएगा। तो अनुशासन बहुत आवश्यक है। अतः विद्यालय में शिक्षक, छात्र, कर्मचारी सभी का कार्य और व्यवहार अनुशासन पूर्ण होना चाहिए। विद्यालय को चलने के लिए विद्यालयी कर्मचारियों में अनुशासन पर बल दिया जाना चाहिए और अनुशासन तोड़ने पर दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि अगर आप अनुशासन तोड़ेंगे तो आप पर फाइन चार्ज किया जाएगा। साथ ही अनुशासन पूर्ण व्यवहार के लिए पुरस्कार भी देना चाहिए और जो बच्चे बेहतर अनुशासन अपनाते हैं उनको पुरस्कार भी देना चाहिए ताकि दूसरे बच्चे प्रोत्साहित हों, वो भी बिना डांटे बिना कुछ कहे अनुशासन को फॉलो करें, जो भी उनके रूल रेगुलेशंस हैं, है ना, और सभी अनुशासित भी रहें। नेक्स्ट वन है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए थोड़ा जूम आउट करते हैं, चलिए ओके नाउ राइट। आदेश की एकता का सिद्धांत, विद्यालय के समस्त आदेश एक ही अधिकारी द्वारा जारी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके मन में आया उसी ने अपना आदेश दे दिया, अपना ऑर्डर दे दिया कि ये काम होना है, ऐसा नहीं है। अब एक ही अधिकारी के पास आदेश जारी करने का जो है अधिकार होना चाहिए। इससे ये लाभ होता है कि कर्मचारी एक ही अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसा नहीं कि वो सभी के अंडर में रहेगा, वो एक ही अधिकारी के अंडर में रहेगा, जैसा वो कहेगा वैसा वो करेगा। आदेश की एकता के अभाव में अनुशासन भंग होने की संभावना भी बनी रहती है और विद्यालय में भ्रांति का माहौल बना रहता है। इसलिए आदेश को एक प्राध्यापक से आना चाहिए जिससे कि शिक्षण कार्य का सफल क्रियान्वयन संभव हो सके और अनुशासन भी बना रहे। निर्देश की एकता का सिद्धांत कहता है विद्यालय में निर्देश की एकता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए जिससे शैक्षिक क्रियाओं की समरूपता बनी रह सके। निर्देशों का एक से अधिक केंद्र होने से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है और शिक्षण कार्य उचित प्रक्रिया से पूर्ण और शैक्षिक सत्र में समय पर पूर्ण नहीं होता है। विद्यालय क्रियाओं में समन्वय की कमी भी हो जाती है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट वन, कर्मचारियों का पारिश्रमिक देखिए। विद्यालयी कर्मचारियों का पारिश्रमिक का मतलब उनका जो भी उनकी पेमेंट है, जो भी उनका है दर और वेतन है ना, उसकी विधि उचित और संतोषप्रद होनी चाहिए। यानी कि इतना वेतन दीजिए कि वो अपना उनको संतुष्ट होना चाहिए। अगर भुगतान की पद्धति उचित होगी तो कर्मचारी सदैव संतुष्ट रहेंगे, है ना। विद्यालय संबंधों में कमी भी तनाव में नहीं बदलेगी। उन्होंने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए गैर वित्तीय प्रेरणाओं पर भी बल दिया था। उनकी उचित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होने पर अध्यापक का मन शिक्षण और शैक्षिक क्रियाओं में लगा रहता। समय पर उनको पेमेंट करो, जो भी उनका वेतन है समय पर दो, प्लस जो भी है कि मतलब संतुष्ट होने चाहिए आपके कर्मचारी। पारिवारिक आकांक्षाएं, उनकी आशंकाएं या आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 7th वन पॉइंट कहता है, 7th वन पॉइंट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन कहता है कि एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण और विशेषताएं क्या होती हैं। क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। जो एक क्वालिटीज ऑफ अ गुड इंस्पेक्टर, है ना। यहाँ पे पर्यवेक्षक, इंस्पेक्टर पुलिस वाला नहीं है, यहाँ पे पर्यवेक्षक की बात हो रही है। देखिए नंबर 1 तो अच्छे पर्यवेक्षक की जो विशेषताएं हैं उसमें एक पर्याप्त बुद्धि होनी चाहिए। एक अच्छे पर्यवेक्षक में पर्याप्त मात्रा में बौद्धिक योग्यता होनी चाहिए। भाई पर्यवेक्षक के पास पर्याप्त मात्रा में बुद्धि है तभी तो वो बाकी कार्य कर सकता है। अध्ययनों से ज्ञात है कि बहुत तीव्र बुद्धि या बहुत निम्न बुद्धि वाले लोग सफल पर्यवेक्षक प्रमाणित नहीं होते। ऐसा नहीं कि जिसके पास बहुत बुद्धि है वो, या फिर जो निम्न है, एक मीडियम, है ना, सामान्य।
अधिकांश अध्ययनों से पता चलता है कि एक सफल पर्यवेक्षक के लिए औसत से थोड़ा अधिक बुद्धि योग्यता अपेक्षित है, यानी कि जितने हम सबके पास सामान्य उससे थोड़ा ज्यादा होना जरूरी है। प्रोफिशिएंसी की बात होती है प्रवीणता की। एक सफल या अच्छे पर्यवेक्षक में प्रवीणता का गुण उपलब्ध होना चाहिए। पर्याप्त बौद्धिक योग्यता के साथ साथ पर्याप्त प्रवीणता भी आवश्यक है। औद्योगिक संगठन में पर्यवेक्षकों को कर्मचारियों और प्रबंधन की विरोधी अपेक्षाओं के बीच काम करना पड़ता है, इसलिए उन्हें पर्यवेक्षण कार्य में प्रशिक्षित, कुशल और प्रवीण होना आवश्यक है। और ठीक है, चलिए, सहनशीलता होनी चाहिए भाई उसके अंदर। एक अच्छे पर्यवेक्षक में सहनशीलता का गुण रहना भी आवश्यक है, उसे सहनशीलता आनी चाहिए। पर्यवेक्षक वास्तव में प्रबंधन और कर्मचारी के बीच की कड़ी होता है। पर्यवेक्षक कौन होता है? जो भी प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, और जो भी कर्मचारी हैं उनके बीच की कड़ी होता है, जिसे एक और प्रबंधन और दूसरी ओर कर्मचारी से जूझना पड़ता है। यानी कि कर्मचारी की बात प्रबंधक तक पहुंचाना, प्रबंधक की बात कर्मचारी तक पहुंचाना, उन दोनों के बीच में तालमेल बैठाना कर्मचारी, इसका पर्यवेक्षक का काम होता है। तो उसको वो अपनी बात से प्रबंधक को भी सेटिस्फाई करता है और कर्मचारी को भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए दोनों तरफ उसको जूझना पड़ता है। कभी उसे प्रबंध से और कभी कर्मचारी से निराशा मिलती है। कभी प्रबंधक उसकी बात नहीं सुनता, कभी कर्मचारी उसकी बात नहीं सुनता। ऐसी स्थिति में उसका सहनशील होना अति आवश्यक है, ताकि निराशा से परेशान न हो, धैर्य के साथ अपने कार्य को वो जारी रखे। आगे बढ़ जाते हैं। सहयोग देखिए, कोऑपरेशन। एक सफल पर्यवेक्षक, या यूं कहें कि एक अच्छे पर्यवेक्षक में सहयोग करने की विशेषता होना भी बहुत आवश्यक है। कारण उसकी भूमिका कुछ ऐसी होती है कि उससे एक और प्रबंधन सहयोग की अपेक्षा करता है कि हमारी सहयोग करे हमारा। दूसरी तरफ कर्मचारी चाहता है कि हमारा सहयोग करे, इसलिए वह अपनी भूमिका को समुचित रूप से निभाने के लिए आवश्यक है कि उसमें सहयोग का शील गुण पर्याप्त मात्रा में होना अति आवश्यक है। कर्मण एवं उद्यमी देखिए, एनर्जेटिक। एक अच्छे या सफल पर्यवेक्षक का कर्मण तथा उद्यमी होना बहुत आवश्यक है। पर्यवेक्षक की भूमिका में व्यक्ति को कठिन और जटिल समस्याओं का समाधान करना होता है। उसे एक और प्रबंध के प्रति अपनी जटिल समस्याओं का समाधान करना होता है। उसे एक और प्रबंध के प्रति अपनी निष्ठा को प्रमाणित करना होता है और दूसरी ओर कर्मचारियों के प्रति अपनी निष्ठा को प्रमाणित करना। यानी कि एक तरफ प्रबंध के प्रति अपनी जो है जटिल समस्याओं का समाधान करना होता है और एक और कर्मचारियों के प्रति। इस विरोधी भूमिका को निभाने के लिए पर्यवेक्षक का कर्मठ और उद्यमी होना भी बहुत आवश्यक है। संवेगात्मक स्थिरता होनी चाहिए। संवेगात्मक स्थिरता या फिर संवेगात्मक परिपक्वता यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी एक सफल पर्यवेक्षक के लिए आवश्यक शील गुण है। द्विवेदी ने पर्यवेक्षण कार्य से संबंधित 16 अध्ययनों के आलोक में यह निष्कर्ष निकाला कि एक पर्यवेक्षण में संवेगात्मक स्थिरता का होना बहुत आवश्यक है। ऐसा इसलिए कि पर्यवेक्षक को अपनी भूमिका निभाते समय ऐसी जटिल और विरोधी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जहां संवेगों पर पूरा नियंत्रण रहना बहुत आवश्यक है। हमें अपने संवेगों पर ध्यान रखना चाहिए, उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है। निष्पक्ष देखिए, निष्पक्षता, फेयर माइंडेड। एक सफल पर्यवेक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए। उसे अपने कर्तव्यों को तटस्थ तरीके से पूरा करना चाहिए। हालांकि तटस्थ रहना या निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्य का पालन करना एक कठिन कार्य होता है, फिर भी एक कुशल पर्यवेक्षक बहुत हद तक इसमें सफल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज प्रजातांत्रिक शैली देखिए, एक सफल पर्यवेक्षक में प्रजातांत्रिक शैली का होना भी आवश्यक होता है। पर्यवेक्षक वास्तव में अपने संगठन में नेता यानी कि लीडर की भूमिका निभाता है। अतः जो पर्यवेक्षक प्रजातांत्रिक शैली के साथ अपनी भूमिका निभाता है वह उस पर्यवेक्षण में अधिक सफल प्रमाणित होता है। जो सत्तावादी शैली यानी कि और उससे अपनी भूमिका निभाने का भी प्रयास करता है वो अधिक सफल नहीं माना जाता। नेक्स्ट वन, कर्मचारी अभिमुखता देखिए, वर्कर ओरिएंटेशन। एक अच्छे पर्यवेक्षक में कर्मचारी अभिमुखता की विशेषता पाई जाती है। वह कर्मचारियों की समस्याओं को समझने का प्रयास करता है और उनके समाधान के लिए प्रबंधन को मनवाने का प्रयास करता है ताकि उन दोनों के बीच में तालमेल बैठा सके। नेक्स्ट वन और लास्ट पॉइंट है इसका, मानवीय मूल्य यानी कि ह्यूमन वैल्यूज। एक अच्छे या सफल पर्यवेक्षक में
मानवीय मूल्यों की प्रधानता अति आवश्यक है। वह प्रबंधन और कर्मचारी के बीच मानवीय संबंधों को उन्नत बनाने का हर संभव प्रयास करता है और प्रेजेंट टाइम में पर्यवेक्षक में इस गुण का रहना और भी अधिक आवश्यक बन गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य क्या है। ये जो क्वेश्चन आपने पढ़ा ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इसको आप अभी भले ही दोबारा क्लास देखनी पड़े लेकिन पूरी तरीके से आप समझ लीजिए। हेडिंग बहुत अच्छे तरीके से आप इसकी क्लियर करेंगे। अच्छे पर्यवेक्षक के गुण और विशेषताएं, है ना। और पहला क्वेश्चन हमारे विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक। आप इनको पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहली बात तो यह है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्यों को मुख्यतः दो रूपों में बांटा जाता है। एक तो विद्यालय के विभिन्न भागों में समन्वय सुनिश्चित करना, दूसरा यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय का प्रत्येक विभाग दिए गए कार्य को संपन्न करे। देखिए, इन प्राथमिक उद्देश्यों के अतिरिक्त शैक्षिक पर्यवेक्षण के कुछ निम्न उद्देश्य, ये इसके प्राथमिक हैं और ये बाकी जो है वो निम्न है। अब निम्न को पढ़ते हैं। पहली बात तो है नेतृत्व प्रदान करना। वांछित शैक्षिक कार्यों के लिए और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो शैक्षिक वातावरण के लिए आवश्यक होते हैं, नेतृत्व प्रदान करना आवश्यक है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य कक्षा कक्ष एवं छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना होता है। सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारण एवं उसके उपरांत कर्मचारियों को उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में साथ लेकर चलना पर्यवेक्षण के द्वारा ही संभव हो पाता है। साथ ही पर्यवेक्षण समूह के सभी सदस्यों को उपयुक्त परिस्थितियों में स्वयं नेतृत्व करने के लिए भी प्रेरित करना है, जो प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण की पहचान करता है। तो नेतृत्व प्रदान करना ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है उचित निर्देशन का उद्देश्य। देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है निर्देशन करना, जिसके अंतर्गत प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप संस्था के सदस्यों को अपने कौशल, गुण और विषय ज्ञान के आधार पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता है। फिर है मानव संसाधन विकास का उद्देश्य। शैक्षिक संस्थाओं में विद्यार्थी, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के विकास में पर्यवेक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं और जो अन्य कर्मचारी हैं, उनके डेवलपमेंट में जो पर्यवेक्षण है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षकों को कुशल नेतृत्व प्रदान कर उनके कौशल और ज्ञान की समुचित उपयोग छात्र कल्याण में हो और जो भी टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका उचित विकास हो सके। इस हेतु पर्यवेक्षण का उद्देश्य रहता है। उसके बाद है नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, संप्रेषण प्रदान का उद्देश्य। देखिए, संप्रेषण प्रदान करने का उद्देश्य संप्रेषण के उचित माध्यम उपलब्ध करवा करके संस्था के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों के मध्य उचित संबंध स्थापित करने का कार्य शैक्षिक पर्यवेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। संप्रेषण के माध्यम से कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच उत्पन्न होने वाले जो द्वंद्व हैं, जो एक दूसरे के द्वंद्व, मैंने समझाया था आपको द्वंद्व क्या होते हैं, कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, और प्रतिकूल परिस्थितियों को रोक करके सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण का निर्माण करना है और अनुभवों विचारों के मुक्त आदान प्रदान को सहज बनाता है। और आज का देखिए नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विकास का उद्देश्य भी पर्यवेक्षण का होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के सभी पक्ष, जैसे कि छात्र शिक्षण हो गया, कक्षा कक्ष हो गया, पाठ्यक्रम, समय सारणी, शिक्षण विधियां, बिल संसाधन, उपकरण, मूल्यांकन आदि के विश्लेषण के साथ साथ उपयुक्त पक्षों के संभावित अधिकतम विकास से पर्यवेक्षण संबंधित है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के द्वारा ही शिक्षकों के ज्ञान, कौशल, क्षमताओं और योग्यताओं में सुधार लाया जाता है, जिससे विद्यार्थियों का उत्तरोत्तर विकास संभव हो सके। और आज आगे देखिए, सेवंथ वन पॉइंट है उत्तम अधिगम, यानी कि उत्तम सीखना, उत्तम यानी कि बेहतर लर्निंग वातावरण का विकास करना। किसी शैक्षिक संस्था को अधिगम वातावरण का विकास करना शैक्षिक पर्यवेक्षण का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
संस्था के वातावरण में निहित विभिन्न सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं संवेगात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को निर्णय प्रक्रिया में उचित सहभागिता उपलब्ध करवाना, आवश्यक स्वायत्तता, सहयोग, निर्देशन और पुरस्कार की व्यवस्था करना शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्यक्षेत्र का एक मुख्य बिंदु है, जिसके द्वारा ही अधिगम वातावरण सहज, सरल और विस्तृत होता है। कार्य संतुष्टि के विकास का उद्देश्य उपयुक्त प्रशिक्षण देकर के शैक्षिक पर्यवेक्षण कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि के भाव का विकास करने में सहायता करता है और यह टाइम टू टाइम सही प्रयासों के लिए प्रशंसा और पुरस्कार देकर के कर्मचारियों को व्यक्तिगत अवसर उपलब्ध करने से उनमें संस्था के प्रति समर्पण भाव और कार्य संतुष्टि का विकास होता है। उत्तम मानव संबंधों का विकास करना शैक्षिक पर्यवेक्षण का लोकतांत्रिक अवधारणा पर आधारित होने के कारण यह शिक्षकों के व्यक्तित्व, योग्यताओं, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और अंतर संबंधों पर ध्यान देता है। व्यक्ति विभिन्नताओं को उचित महत्व देते हैं ताकि शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विकास में सहायता प्रदान कर सके, जिससे कि जो भी वाद विवाद है उसकी परिस्थितियों को रोकते हुए वांछित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके और संस्था में उपयुक्त मानव संसाधन बने रहें। ठीक है, सो डियर फ्रेंड, ये आज आपके 3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।